नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुदूर पूर्व क्षेत्र विकास के सभी विचार को साकार करने के लिए भारत रूस का भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। भारत और रूस विश्व में सबसे महत्वपूर्ण कुछ वाणिज्यिक पोतों के निर्माण के लिए भागीदार रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से इस वर्ष अक्टूबर तक 6000 रिक्त पदों को भरने को कहा। सरकार ने देश भर से 45 से अधिक स्थानों पर आयुष आपके द्वार अभियान का शुभारंभ किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि और बागवानी के विकास के लिए 2 योजनाएं आरंभ की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जेईई मेंस परीक्षा 2021 में गड़बड़ी के आरोपों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत और संयुक्त अरब अमारात आतंकवाद और चरमपंथी ताकतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ होने के महत्व पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपनी सरकार के कोविड प्रबंधन को लेकर त्याग पत्र की घोषणा की। अफगानिस्तान में आज तालिबान सरकार के गठन की संभावना और प्रमोद भगत टोक्यो पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुदूर पूर्व क्षेत्र विकास के रूसी दृष्टिकोण के लिए भारत रूस का भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत इस सपने को साकार करने में रूस का विश्वसनीय भागीदार होगा। I am delighted that one of India's biggest shipyards, Mazagon Docks Limited, will partner with Zvezda for construction of some of the most important commercial ships in the world. India and Russia are partners in space exploration through the Gaganyaan program. India and Russia will also be partners in opening up the Northern Sea route for international trade and commerce. The friendship between India and Russia has stood the test of time. श्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस विश्व के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक जहाजों के निर्माण के लिए भागीदार भी बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत रूस की साझेदारी विश्व के ऊर्जा बाजारों में स्थिरता लाने में मदद कर सकती है। पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र में कल श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग को खोलने में भी भागीदार होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस कई परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। India Russia energy partnership can help bring stability to the global energy market. Indian workers are participating in major gas projects in the Amur region. From Yamal to Vladivostok and onward to Chennai, we envisage an energy and trade bridge. I am happy that the Chennai-Vladivostok maritime corridor is making headway. This connectivity project, along with the international north-south corridor, will bring India and Russia physically closer to each other. प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड मडगांव डॉक लिमिटेड दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक पोत के निर्माण के लिए रूस के ज़्वेज़दा के साथ साझेदारी करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6000 रिक्त पदों को इस वर्ष अक्टूबर तक भरने के लिए तेजी से कार्य करने को कहा है। श्री प्रधान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की।
उन्होंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय सृजन, नवाचार और अवसर प्रदान करने के माध्यम हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत को उभरती नई विश्व व्यवस्था के शीर्ष पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री प्रधान ने नई शिक्षा नीति के जरिए भारत को ज्ञानशील महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए समग्र रूप से कार्य करने पर बल दिया। शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालयों से भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इसकी सांस्कृतिक विरासत का प्रचार और संवर्धन करने की अपील की। बैठक के दौरान कुलपतियों से अपने विश्वविद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया गया। इसके अलावा श्री प्रधान ने कुलपतियों से अपने विद्यार्थियों को नवाचार विकसित करने और अपने परिसर में शोध करने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल नागरिकों को औषधीय पौधे वितरित कर मुंबई से आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने औषधीय पौधे वितरित किए और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां बांटी। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा था। राष्ट्रीय अभियान के एक हिस्से के रूप में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नागरिकों को औषधीय पौधे वितरित करके कल मुंबई से आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय द्वारा जनता को औषधीय पौधे और आयुर्वेदिक दवाएं वितरित की जा रही है। श्री सोनोवाल ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का भी दौरा किया और उसके द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाएं की समीक्षा की। अत्याधुनिक संरचना का निर्माण मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा सागरमाला के तहत 50% फंडिंग के साथ किया जा रहा है और ये प्रकल्प दिसंबर 2021 तक पूरी होने की उम्मीद है। सोनोवाल ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम की सराहना की। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। अरुणाचल सरकार ने कृषि क्षेत्र में 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया है। इन योजनाओं के नाम आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना है। ये योजनाएं इस वर्ष फरवरी में बजट सत्र के दौरान घोषित आत्मनिर्भर कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इससे संबंधित कृषि और बागवानी विभागों को 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ईटानगर में योजनाओं को शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि इनसे राज्य के किसानों और स्व सहायता समूहों को काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट बैंक, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और अरुणाचल प्रदेश सहकारी एपेक्स बैंक लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि 45% सरकारी सब्सिडी, 45% बैंक कर्ज योजना के मुख्य घटक होंगे और किसानों को केवल 10% राशि का वहन करना होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जेईई मेंस परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें निजी कंपनी के 2 निदेशक, 4 कर्मचारी और 1 अन्य व्यक्ति शामिल है। इससे पहले ब्यूरो ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में निजी कंपनी और अन्य के नाम मुकदमा दर्ज किया था। कंपनी और उसके निदेशक पर जेईई मेंस की ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप है। हरियाणा में सोनीपत के परीक्षा केंद्र के जरिए ये गड़बड़ी की जा रही थी। आरोप है कि प्रवेश मिलने पर विद्यार्थियों से 12 से 15 लाख रुपए की राशि ली जानी थी। सुरक्षा के रूप में इन विद्यार्थियों के 10वीं और 12वीं के अंक पत्र और पोस्ट डेटेड चेक जमा कराए गए थे। दिल्ली और एनसीआर, पुणे, जमशेदपुर और बेंगलुरु सहित 19 स्थानों पर छापे डाले गए, जिनमें 25 लैपटॉप, 7 कंप्यूटर, 30 पोस्ट डेटेड चेक और बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परिषद के विभिन्न जनादेशों, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र विकास, अंतः विनियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेश पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में वित्तीय स्थिति पर सरकार और सभी विनियामकों की सतत निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि महिला और बच्चों की पोषण जरूरतें पूरी करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पोषण माह समारोह के अंग के रूप में देशभर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए सक्षम बनाया जाएगा। पोषण माह में भारत सरकार की 18 मंत्रालयों के समन्वय से प्रदेश की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पोषण महीना एक उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है।
और पोषण माह का एक अलग पोर्टल भी उपलब्ध है, जिसमें आप आपके आंगनबाड़ी में क्या गतिविधि कर पाई हैं, क्या फोटोग्राफ आप उपलब्ध कर पाई हैं अपने लिए, उन सबको साझा कर सकती हैं। देश में अब तक 67 करोड़ 65 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि करीब 52 करोड़ लोगों को पहला टीका और 15 करोड़ से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कल कोविड वैक्सीन के 51,88,000 से अधिक खुराक दी गई। इस बीच 45,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 34,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.45% तक पहुंच गई है। भारतीय औषध महानियंत्रक डीसीजीआई ने स्वदेशी कोविड वैक्सीन कॉर्बोवैक्स के 2 नैदानिक परीक्षण की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को कुछ शर्तों के अंतर्गत 5 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिली है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इसके पीएसयू जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC ने बायोलॉजिकल ई की कोविड वैक्सीन को सहायता उपलब्ध कराई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। भारत और संयुक्त अरब अमारात ने आतंकवादी और चरमपंथी ताकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक साथ खड़े होने के महत्व पर जोर दिया। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि विश्व में आतंकवाद और उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमारात व्यापक सामरिक साझेदारी के अंतर्गत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग में निरंतर प्रगति का भी मूल्यांकन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी के दौरान भारतीय समुदाय के लिए अमारात के सहयोग की सराहना की। उन्होंने 1 अक्टूबर से दुबई में होने वाले एक्सपो के लिए भी शुभकामनाएं दी। जापान में योशिहिदे सुगा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। कोविड-19 के सरकारी प्रबंधन को लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश के बाद सुगो को पद से हटना पड़ रहा है। उन्होंने कल घोषणा की कि वे सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता पद के लिए इस महीने होने वाले चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इस चुनाव का विजेता ही इस साल होने वाले आम चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करेगा। आम चुनाव इस वर्ष 30 नवंबर तक होने हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से डेनमार्क की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। डॉक्टर जयशंकर डेनमार्क के विदेश मंत्री जेपे कोफोद के साथ भारत डेनमार्क संयुक्त आयोग की चौथे दौर की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इससे पहले कल डॉक्टर एस जयशंकर ने क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक रेडमैन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले श्री जयशंकर ने स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जोनेस जानसा से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से 9 सितंबर तक कोलंबिया और न्यूयॉर्क की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। राज्य मंत्री के रूप में ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। आज से 6 सितंबर तक कोलंबिया की अपनी यात्रा के दौरान सुश्री लेखी कोलंबिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगी। बाद में सुश्री लेखी 7 से 9 सितंबर तक न्यूयॉर्क में होंगी। वे 8 सितंबर को आयरलैंड की ओर से आयोजित संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियानों के तहत सुरक्षा परिषद में बदलावों पर मंत्रिस्तरीय खुली परिचर्चा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुदूर पूर्व क्षेत्र विकास के रूसी विचार को साकार करने के लिए भारत रूस का भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। कहा, भारत और रूस विश्व में सबसे महत्वपूर्ण कुछ वाणिज्यिक पोतों के निर्माण के लिए भागीदार रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से इस वर्ष अक्टूबर तक 6,000 रिक्त पदों को भरने को कहा। सरकार ने देशभर में 45 से अधिक स्थानों पर आयुष आपके द्वार अभियान का शुभारंभ किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि और बागवानी के विकास के लिए 2 योजनाएं आरंभ की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जेईई मेन्स परीक्षा 2021 में गड़बड़ी के आरोपों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत और संयुक्त अरब अमारात आतंकवाद और चरमपंथी ताकतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ होने के महत्व पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपनी सरकार के कोविड प्रबंधन को लेकर त्यागपत्र की घोषणा की।
अफगानिस्तान में आज तालिबान सरकार के गठन की संभावना और प्रमोद भगत टोक्यो पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे जाने माने राष्ट्रवादी और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के आलोचक दादा भाई नौरोजी की। भारतीय राजनीति के इस पुरोधा को प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को तत्कालीन बंबई में हुआ था। उनकी लोकप्रियता ही थी कि वे 2 बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। दादा भाई ब्रिटिश संसद के पहले एशियाई सदस्य चुने गए थे। उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्परिणामों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान दादा भाई ने भारत की हालत सुधारने को लेकर जबरदस्त प्रयास किए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के चलते भारत को हो रहे नुकसान पर उन्होंने गंभीर शोध किया था। इसके बाद वे ब्रिटिश शासन के कटु आलोचक हो गए। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया था। आइए सुनते हैं भारत में कराधान के मुद्दे पर दिए गए इस भाषण के प्रतिपादित अंश। Never has there been a single farthing spent out of the British Exchequer, either for the acquirement of India or for the maintenance of it, or administration, or in any manner connected with India, whilst at the same time hundreds of millions of the wealth of India have been constantly poured into this country. Whether any country in the world could stand such drain as India is subjected to is utterly out of the question. If England itself, with all its wealth, was subjected to such a drain as India is subjected to, it would be reduced to extreme poverty before long. दादा भाई नौरोजी की हस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 1895 में भारतीय व्यय के लिए गठित शाही आयोग का सदस्य बनाया गया था। उन्होंने 1886, 1893 और 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माना जाता था। दादा भाई की ही प्रेरणा से बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी पर भी उनका असर रहा। आज महान स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध विद्वान भूपेंद्र नाथ दत्त की भी जयंती है। इनका जन्म 4 सितंबर 1880 को कलकत्ता में हुआ था। भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई थे। वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। युवावस्था में दत्त ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए बंगाल रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना 1902 में प्रमथनाथ मित्रा ने की थी।
1906 में वे बांग्ला पत्रिका जुगांतर के संपादक बने, जो बंगाल में रिवॉल्यूशनरी पार्टी का मुखपत्र था। 1907 में उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 1908 में जेल से रिहाई के कुछ दिन बाद ही भूपेंद्र नाथ को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया। वहां जाकर दत्त भारतीय स्वाधीनता के लिए काम कर रहे गदर पार्टी में शामिल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। 1916 में वे बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के सचिव बने। 1921 में भूपेंद्र नाथ दत्त मॉस्को चले गए और उसके बाद भारत लौट आए। भूपेंद्र नाथ ने कामकाजी वर्ग को उचित सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। वे लेखक भी थे। भारतीय संस्कृति और समाज पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने अपने बड़े भाई पर स्वामी विवेकानंद पैट्रियट प्रोफेट पुस्तक भी लिखी। हम स्वाधीनता सेनानी और हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को भी याद कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से वे आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। जब लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई तो उन्होंने ब्रिटिश राज समाप्त होने तक चैन से न बैठने की कसम खाई। 1915 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के दौरान गांधी जी से मुलाकात के बाद वे अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में शामिल हुए। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1919 में रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। ऐसे महात्मा हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। तालिबान आज अफगानिस्तान में सरकार बना सकता है। तालिबान सूत्रों के अनुसार इस गुट के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नई सरकार के प्रमुख होंगे। तालिबान के पूर्व प्रमुख स्वर्गीय मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास स्टनिकजई तालिबान के 2 वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया जाएगा। तालिबान प्रमुख मुल्ला हेप्तुल्ला अखुंदजादा इस्लाम के दायरे में धार्मिक मामलों और प्रशासन से संबंधित मुद्दों को देखेंगे। इस बीच अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति उमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के इस दावे का खंडन किया है कि वे देश छोड़कर चले गए हैं। एक ऑडियो संदेश में सालेह ने स्पष्ट किया कि वे पंजशीर में ही मौजूद हैं। उन्होंने तालिबान के दावे को पूरी तरह निराधार बताया। सालेह ने कहा कि वे अपने साथी कमांडरों और राजनेताओं के साथ पंजशीर घाटी में हैं। सालेह ने कहा कि तालिबान का विरोध कर रही सेनाएं मोर्चे पर डटी हैं और पंजशीर का कोई भी क्षेत्र हारा नहीं गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है और इस तरह से उन्होंने एक इतिहास रचा। प्रमोद ने SL3 पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में जापान के दाइसुके फुजिहारा को लगातार गेम में 21-11, 21-16 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला आज शाम 3 बजे से खेला जाएगा। उधर लंदन के ओवल में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 43 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय रोहित शर्मा 20 और KL राहुल 22 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 290 रन बनाकर 99 रन की बढ़त हासिल की। भारत ने पहली पारी में 191 रन बनाए थे। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं।
उत्तर प्रदेश में 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित बहराइच, बांदा और बलरामपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। एक रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्वी अंचल के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई लगातार वर्षा से पूर्वांचल की अधिकांश नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नेपाल के बैराजों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण हालात और खराब हुए हैं। सरयू, राप्ती, गंडक और रोहिन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, कुशीनगर और गोरखपुर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गोरखपुर जिले के करीब 250 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। शहर के नजदीक से बहने वाली राप्ती नदी का पानी नगर के कुछ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। बाढ़ के कारण कल गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर यातायात रोकना पड़ा। हालांकि केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक आज शाम तक राप्ती नदी का जलस्तर 15 सेंटीमीटर तक कम होने की संभावना है, जिससे बाढ़ से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं आयोग ने इस पूरे क्षेत्र में भीषण बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6ठे पूर्वी आर्थिक मंच के सत्र को संबोधित करते हुए रूस का भागीदार होने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए लोकसत्य ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत रूस विश्वसनीय भागीदार। इसी अखबार ने अमेरिका के इस बयान को भी प्रमुखता से दिया है कि भारत के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाएंगे। जेईई मेंस परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में सीबीआई द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार किए जाने को राष्ट्रीय सहारा सहित अधिकतर अखबारों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है कि अभी जांच शुरुआती दौर में है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे इस गिरोह के अन्य परीक्षाओं और परीक्षा केंद्रों में भी धांधली में शामिल होने की आशंका बढ़ गई है। सुपरटेक मामले में 8 अफसर दोषी, हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है कि नोएडा प्राधिकरण ने प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट शासन को भेज दी है। कोविड-19 टीका कॉर्बेवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण के मानवीय क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिलने को राष्ट्रीय सहारा सहित अधिकतर अखबारों ने दिया है। पत्र लिखता है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों और वयस्कों पर इसके परीक्षण की मंजूरी दे दी है। सेंसेक्स रिकॉर्ड 58,000 के पार, अमर उजाला सहित अधिकतर अखबारों की खबर है। पत्र लिखता है, सेवा क्षेत्र में भी 18 महीने की ये सबसे तेज वृद्धि है। पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी में अवनी लेखरा के 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने के गौरव को नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है, अद्भुत अवनी। पत्र आगे लिखता है कि भारत का ये अब तक का शानदार प्रदर्शन है। इससे पहले भारत कभी एक पैरालंपिक में 4 से ज्यादा पदक नहीं जीत पाया है। हिन्दुस्तान की ये खबर ध्यान खींचती है कि कैक्टस, कचरा और अनानास के पत्तों से बनाया ग्रीन लेदर। पत्र लिखता है, सख्त मानकों को देखते हुए कानपुर के चमड़ा उद्योग की ये अच्छी पहल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुदूर पूर्व क्षेत्र विकास के रूसी विचार को साकार करने के लिए भारत रूस का भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। कहा, भारत और रूस विश्व में सबसे महत्वपूर्ण कुछ वाणिज्यिक पोतों के निर्माण के लिए भागीदार रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से इस वर्ष अक्टूबर तक 6,000 रिक्त पदों को भरने को कहा। सरकार ने देश भर में 45 से अधिक स्थानों पर आयुष आपके द्वार अभियान का शुभारंभ किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में कृषि और बागवानी के विकास के लिए 2 योजनाएं आरंभ की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जेईई मेंस परीक्षा 2021 में गड़बड़ी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत और संयुक्त अरब अमारात ने आतंकवाद और चरमपंथी ताकतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ होने के महत्व पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपनी सरकार के कोविड प्रबंधन को लेकर त्यागपत्र की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।